Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. And it feels so good to have a good news for you. तो ये तो मेरा ख्याल है हो ही रहा था कुछ दिनों से, लेकिन अब कंफर्म्ड ये खबर आई है कि सीज़ फायर हो गया है मिडल ईस्ट। आपको पता है कि गज़ा में 15 महीनों से क्या हाल था, इजराइल की बर्बरियत तो पूरी दुनिया ही देख रही थी, लेकिन अब एक सीज़ फायर जिसका बहुत देर से इंतज़ार था वो अच्छा, हो एक गया मिक्स्ड फीलिंग है। जाहिर है एक इत्मीनान ज़रूर है, खुशी तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। हाँ, खुशी तो होनी चाहिए कि मजीद जुल्म नहीं ढाया जाएगा। लेकिन जो नुकसान हुआ है और जितना दिल पसीज गया है, जो मंजर देखे हैं, मतलब कहते हैं ना कि चश्मे फलक ने क्या क्या नहीं देखा इस दौरान 15 महीने जिसका आप जिक्र कर रही हैं। 85,000 टन बारूद इंसानों पर बरसाया गया देखें ना, जब आप ये सारे सुनते जाएंगे तो आप भी शुक्र करेंगे, बल्कि कोई भी हर कोई शुक्र करेगा कि एटलीस्ट ये सीज फायर अब ये रुका तो है। अकाउंटेबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं कि 15 महीने में हुआ क्या क्या, ऑफ कोर्स उस पर तो बात होनी चाहिए। 47,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, 1,15,000 जख्मी किए गए। मतलब जख्मियों की भी तादाद आप देखें कि लाखों में चली गई है। मतलब अपाहज लोगों की तादाद, यतीम बच्चों की तादाद, ऐसे वालिदैन की तादाद जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए। मतलब एक सेपरेट तादाद है उन लोगों की जो जिंदा तो हैं, लेकिन बस कैसे जिंदा है। एग्जैक्टली, ये कैसे जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज 15 महीने में इन्होंने क्या क्या देख लिया है। ये सारे स्टैट्स हमने आपके सामने रखे हैं। हज़ारों लाखों जान से गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, 400 से ज़ायद फौजी हलाक हुए हैं। बिल आखिर शुक्र है इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले का मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। और बहुत बड़ा रोल है इसमें कतर का, इजिप्ट का एंड ऑफ कोर्स यूएस एज वेल। तो आपको बताएं कि यूएस में भी क्रेडिट लेने के लिए मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। कतरी वज़ीर आज़म की तो हम बात करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा है कि सीज़ फायर पर अमल इतवार से होगा। बेघर अफराद की घरों को वापसी डील का हिस्सा है। इजरायली काबीना अमन मुआहिदे की मंजूरी आज दे देगी। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि इजरायली फ़ौज को शुमाली गज़ा की पट्टी खाली करने का पहले ही हुक्म आ चुका है और सदर जो बाइडन का कहना है कि पहले मरहले में अमरीकी यरगमाली जो है वो रिहा किए जाएंगे। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। पूरे मरहले इन्होंने पूरे डिसाइड का भी एक मरहला शामिल है। आपको पता है अमरीकी सदर जो बाइडन का तो ये आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ये जिम्मेदारियां संभालेंगे। अच्छा, वो क्रेडिट ले चुके हैं, वो ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके हैं। वो तो अपनी कैंपेन में कह रहे थे, जीतने की बात कर रहे थे, अब भी कह रहे हैं। इधर ऑब्वियसली डेमोक्रेट्स भी लेने की कोशिश कर रहे हैं क्रेडिट। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इजरायली फोर्स के कैदी हमास रिहा करेगा। गजा के अवामी मकामात से इजरायली फौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इजरायली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला होगा और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। अच्छा, दैट्स द क्वेश्चन। ये तामीर नौ पे अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल, घर, कुछ भी नहीं है कहीं। आई वॉज रीडिंग कुछ स्टैट्स मैं पढ़ रही थी और जिसमें लिखा हुआ था कि 16% पॉपुलेशन ऑफ गजा हैज़ बीन वाइप्ड आउट। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। ऑब्वियसली बहुत सी डिफरेंट स्टैट्स सामने आ रहे हैं बिकॉज इतना कुछ हो गया है। अब्दुल्ला, बात वही है, अकाउंटेबिलिटी वाली बात है कि अब एक्चुअली पता चलेगा कि हुआ क्या क्या था। अच्छा जी, इसमें हम बात करेंगे। साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम जाहिर है हम इत्मीनान का इजहार भी कर रहे हैं, खुश भी हैं कि अब मज़ीद जुल्म और बर्बरियत नहीं ढाया जाएगा गज़ा के अवाम पर, फ़लस्तीनी अवाम पर। लेकिन हम साथ साथ 47,000 शहदा का भी तस्करा कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, कौन कौन सी ग्लोबल फोर्सेस हैं जिनका अहम किरदार रहा यहाँ तक पहुँचाने में इस मुआहदे को? जी, सबसे पहले तो ग्लोबल जहाँ तक किरदार की बात है उसमें तो यकीनन अमेरिका पेश है, क्योंकि अमेरिका की तायीद और मदद के बगैर तो इसराइल ये सब कुछ नहीं कर सकता था। और उन्होंने इसराइल की पोजीशन को सपोर्ट भी किया शुरू दिन से। चलिए, हम समझ सकते हैं 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ भी हुआ उसमें शायद मिसकैलकुलेशन कहीं थी, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो कुछ हुआ, एक जेनोसाइड किस्म की तहरीक चली इसराइल की जानिब से,
उसको तो दुनिया भर में कहीं भी कंडोन नहीं किया गया। यहाँ तक कि ICJ ने भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसको जेनोसाइड करार दिया। तो अमेरिका सर फहरिस्त है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और उनकी हिमा पे या उनकी सपोर्ट के साथ ही ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स देखिए तो उनके यही थे कि हमास को ख़त्म करना है, हिजबुल्लाह को ख़त्म करना है और गजा को डीपॉपुलेट करना है। और गो के इसराइल को इन ऑब्जेक्टिव्स में कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि हमास बहरहाल मौजूद है। ठीक है, उनकी अस्करी जो कुव्वत है वो डेसिमेट किसी हद तक हुई है, लेकिन बहरहाल एक तहरीक जो है हक़ खुद इरादियत की, उसको इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि तहरीकें तो दिल में बसती हैं और उसके लिए अगर आप कुर्बानी का जज्बा रखते हैं तो ये तहरीकें ख़त्म नहीं होती। तो अब देखना आगे ये है, क्योंकि ये तो एक पहला दूसरा फेज़ है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हॉस्टेज जो प्रिजनर्स की डील हुई थी और सीज फायर उस वक्त भी हुआ था कुछ हफ्तों के लिए। अब देखना यह है कि आगे किस तरह मामला चलते हैं और इसका असर इसराइल की हुकूमत पे क्या होता है, खास तौर पर बिन नेतन्याहू। मिसाल के तौर पे जो बिन गवर हैं, जो अल्ट्रा राइटिस्ट लोग हैं, ये किस तरह रिएक्ट करते हैं, जो कोalition गवर्नमेंट है उसका क्या फ्यूचर होता है। तो अभी काफ़ी डायनामिक्स हैं, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद क्या होता है वो भी एक देखनी है सूरत हाल। तो बहरहाल अफसोस तो इस बात का है कि जो एक फ़लस्तीन की जद्दोजहद का मामला था वो कुछ सालों की मेरे ख्याल में पीछे आगे चला गया है, क्योंकि जो कुव्वत एक लिहाज से पिछले 10-15 सालों में इज्तिमाई तौर पे हमास ने या इस्लामिक जिहाद ने इकट्ठी की थी, या हिजबुल्लाह भी एक डिटेरेंस के तौर पे काम कर रहा था, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और अब दोबारा 7 अक्टूबर 2023 से पहले की जो सूरत हाल थी, वो मोमेंटम गेन करना, वो स्ट्रेंथ वापस लाना, वो एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि सीरिया भी अब हाथ से निकल गया है ईरान के। और इसी तरह अगर आप देखें तो लेबनान में बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। तमाम अब्दुल बासित साहब, समझने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी इसको एक्सरसाइज का इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जिसमें 1 साल से ज़्यादा लग गया, लेकिन इजराइल ने इसमें क्या गेन किया, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू जिस तरह हुआ, पूरा साल लगा जिसमें उन्होंने और मुल्कों पे भी हमले करना शुरू कर दिए। व्हाट हैव दे गेन्ड आउट ऑफ दिस? They have gained 2 things primarily. एक तो जो ईरान का इस इलाके में असर रसूख था वो खत्म हुआ, क्योंकि उनको एक मेजर जो थ्रेट था वो हिजबुल्लाह से था, और हिजबुल्लाह शाम तक पहुंचा हुआ। तो एक बहुत बड़ा गेन इसराइल का हम देखते हैं कि जो ईरान का वेस्ट एशिया में एक असर रसूख था वो बिल्कुल खत्म हो गया, तकरीबन ना होने के बराबर ही रह गया। अब दूसरा, अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं तो ईरान अब अगला निशाना है, क्योंकि सीरिया देखिए वो भी एक लिहाज से आप कह सकते हैं जिस तरीके से वहां तब्दीलियां आई हैं तो ये अनइमेजिनेबल थी अबाउट अ ईयर और 2 years ago। रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ, ईरान का इन्फ्लुएंस वहां खत्म हुआ, तो इस लिहाज से इसराइल को एक कामयाबी तो मिली है। और फिर आप अगला टारगेट अगर ईरान है, ईरान पे प्रेशर बिल्ड होगा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो ये 2 बुनियादी मेरे ख्याल में हमको कामयाबियां मिली हैं, जिसपे इसराइल शुड बी सेटिस्फाइड कि चलिए जी 10 साल अब यूएस किस तरह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे चलता है, कि भी हाल ही में जेनीवा में यूरोपियन यूनियन की, कुछ ममालिक की और ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पे। अब देखना यह है कि ईरान किस हद तक प्रेशर में आता है, क्या वो कंसीड करता है अपने न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम में, क्योंकि वो एक इरिटेंट और एक बोन ऑफ कंटेंशन रहेगा इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो लेकिन ईरान बहुत वीक हो गया है इस वक्त, और ये इसराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा अब्दुल बासित साहब, जिस हद तक इसराइल आगे बढ़ा और मतलब पूरा काबिज़ी हो गया, कत्लेआम है, हम लाखों ज़ख्मियों की बात कर रहे हैं, हज़ारों शहदा की बात कर रहे हैं। इस सीज़ फायर माहदे की बहुत सारी शक़ें हैं, बहुत सारे मराहिल हैं, जिसमें एक मरहला ये भी है कि गज़ा के अवामी मकामात से इजरायली अफवाज का इनखला होगा। आपको लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, जहाँ एक जगह घुस गए हैं, जहाँ बैठ गए हैं, जहाँ सेटलमेंट्स कायम कर लिए हैं, वहाँ से इस तरह से इनखला अब हो पाएगा, निकल पाएंगे, वापस आएंगे? देखिए, जहाँ तक नदर्न गजा का ताल्लुक है, शुमाली गजा का, वहाँ मैं नहीं देख रहा कि इसराइल मुकम्मल तौर पे विड्रॉ कर सकेगा, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी काफ़ी मरहाइल हैं। और फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है उसको भी वहाँ से भी अपनी रिड्यूस करना, अभी बहुत से इसके मुश्किल इशू हैं। अभी देखिए ना, टेंटेस हॉस्टेजेस जो आते हैं उनके नाम तो ऑब्वियसली शेयर किए गए होंगे और किए भी हैं,
लेकिन वो कौन लोग हैं, क्या हैं, फिर किस तरह ये डील आगे बढ़ती है। और एक दूसरा स्टेज, जैसे मैंने पहले कहा, अभी इसकी और भी स्टेजेस आने हैं। मैं नहीं समझता कि बिन नेतन्याहू इस वक्त ये अफोर्ड कर सकते हैं कि परमानेंट सीज फायर इस तरह हो, क्योंकि 2026 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। उससे पहले तक मुझे लगता है कि शायद ये सीज फायर तो चलिए किसी हद तक कायम हो जाए, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज हुआ है इससे या फिर उनका सियासी नुकसान हुआ है? नहीं, इसमें देखिए जो सियासी फायदा ये टेम्पररी है, लेकिन लोग आप इसराइल के अंदर भी क्वेश्चन रेज करेंगे कि आपने इतना जेनोसाइड किया, इतना जो हॉस्टेजेस थे खास तौर पे उनको आपने 1.5 साल तक वहां रखा। ये तो पहले भी डील आप कर सकते थे जो आपने नहीं की। और इसराइल के खिलाफ मैं समझता हूँ कि एक फेज आया था हिजबुल्ला के, जब उनके हसन नसरुल्लाह को जब शहीद किया था इन्होंने, तो उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी टॉप पे थी। इस्माइल हानिया को जब शहीद किया गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसमें एक लिहाज से डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया है। और क्योंकि नेतन्याहू इज नॉट रियली पॉपुलर, और जब 2026 में इलेक्शंस होंगे तो हम देखेंगे। लेकिन नेतन्याहू का बहरहाल अब दोबारा वज़ीर आज़म बना मुझे तो कम अज़ कम मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब फॉर स्पीकिंग विद अस। इन सारी चीज़ों में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गज़ा को रीबिल्ड करना। आपको पता है 1 साल से हार्डली कोई हॉस्पिटल 2-4 वहाँ काम कर रहे हैं। स्कूल का निज़ाम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी पे वापस आना, हम यहाँ बैठे हुए सोच रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है, हाउ डिफ़िकल्ट एंड अ लॉन्ग प्रोसेस इट विल बी। एक अकाउंटेबिलिटी होना, आपको पता है इस किस्म की पूरी दुनिया और इस किस्म की मैसेजिंग भी आ रही है कि लोगों के तो अभी जो चले गए हैं प्यारे, ऑब्वियसली इस सारे मरहले में उनको उनकी लाशें भी ढूंढनी है। ऐसी बातें भी हो रही हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके प्यारे किधर हैं, कहाँ हैं, कि उनको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से एक बैरियल करना, तदफीन करनी है, वो भी एक मरहला है। एट द सेम टाइम हुमा, अब जब अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, और जब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो फिर फ़ज़ाई रास्ते भी खुलेंगे, ज़मीनी रास्ते भी थोड़े हमवार होंगे, फिर पूरी दुनिया और पर्टिकुलरली मुस्लिम उम्मा को आगे आना होगा। बेहतरीन ज़रिया यही है नेकी कमाने का भी और दिली सुकून इत्मीनान हासिल करने का भी है कि अगर आप जा सकते हैं। दिली सुकून वाली जो आपने बात की है ना, बिकॉज कि अगर आप बहुत से कुछ नहीं भी कर पाए पिछले 1 साल में, तो नहीं कर पाए ना, मैं यही कह रहा हूँ कि अब जब सीज फायर होगा, देखिए कोई हालात ही नहीं थे ना। अगर आप या मैं या हम जैसे लोग जाना चाहें तो हम क्या जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। सो अब जब सीज फायर हुआ है, ज़मीनी रास्ते बहाल होंगे, फ़ज़ाई रास्ते खुलेंगे और आपका एक्सेस होगा इन जंगज़दा इलाकों में, एक तो अलग तस्वीर भी। इस वक्त हमारे व्यूअर्स ये विजुअल्स देख रहे होंगे, जो कि ऑब्वियसली बड़ी कॉमन विजुअल्स हो चुके हैं, ये पूरे साल से हम देख ही रहे हैं। ये मतलब ये पूरा एक प्रोसेस, ये मरहला कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म होंगे, बिकॉज लुक एट द प्लेस। मतलब ये तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ये जड़ से उखड़ गई है और इसको दोबारा रीबिल्ड करना। अब जो फ़लस्तीनी हैं, जो गज़ा के रहने वाले हैं, उनका इम्तिहान तो अभी चल ही रहा है। उन्होंने तो बहुत इम्तिहान दे दिया ज़िंदगी में, लेकिन अब बाकी लोग जो कर सकते हैं वो करें। उनका भी इम्तिहान है कि इनको अपने पैरों पे खड़ा करने हैं, एज़ इन के इनके घर, इमारतें, स्कूल, कॉलेज, इनकी सड़कें, ज़िंदगियाँ कुछ बेहतर करने के लिए लाइवलीहुड हम अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें, डाल सकें। अच्छा, And we'll keep talking about it, ताकि हर किसी को एक मौका मिले कि आप मदद कर सकें। हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा दौर है जी मुज़ाकरात का, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के। अब समझ नहीं आता, एक बयान आता है ऐसा लगता है कि मामला पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा, फिर बयान आता है तो ऐसा लगता है नहीं, बड़े पुरुम्मीद लग रहे हैं सब लोग। लेकिन फिर भी मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज होने जा रहा है। अब तक तो तमाम बातें ज़ुबानी कलामी ही होती हैं। बातचीत को नतीजा खेज़ बनाने की तरफ अमली पेशरफ्त का आगाज़ आज से होने जा रहा है। हुकूमती कमेटी के सरबरा इरफान सिद्दीकी भी यही समझते हैं कि नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं और हमारे प्रोग्राम में एक्चुअली की थी। क्या कहा? होपफुली कल पीटीआई अपने वादे के मुताबिक अपनी तहरीरी मुतालबात को ले आएगी, तो मेरे ख्याल के अंदर मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। कल पहला दौर होगा अमली और प्रैक्टिकली, क्योंकि इससे पहले जो कुछ होता रहा है गुफ्तो शनीद हम करते रहे हैं, लेकिन जो कमिटमेंट 23 दिसंबर को की गई थी वो इंशाल्लाह कल वो पूरी कर देंगे। उसके बाद फिर गेंद हमारी कोर्ट में आएगी, हम हमारी जमातें हैं उस पर गौर व फिक्र करेंगी और होपफुली मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से बात आगे बढ़ेगी। जैसे अगर वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे,
उसके इख्तियारात क्या होंगे, वो रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा, अहमियत तो इन चीज़ों की है। तो इसके ऊपर तो कोई अभी बात नहीं हुई। इसी तरह से जो कैदियों की लिस्ट है, वो किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, उनका स्टेटस क्या सियासी कैदी का है या उन्होंने कोई और जो है वो जुर्म सरजद किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके लिए जो है वो वक्त लग सकता है। अच्छा जी, आपको बताएं कि हुकूमती रहनुमाओं की तरह तहरीक इंसाफ जो है उसके बाद रहनुमा भी मुज़ाकरात से अच्छी उम्मीदें लगाए हैं, लेकिन PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात वकास शेख ने साफ कहा है कि मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात की कहानी आज ही ख़त्म समझें। तो बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। अलबत्ता चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को उम्मीद है कि खुशखबरी मिलेगी। देखो, कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल थर्ड सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे, तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ़ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। PTI के मुतालबात में 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनाने का मुतालबा भी ऑब्वियसली शामिल हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहती आई है। मगर दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तस्लीम कर रहे हैं कि 9 मई करने वाले हमारे ही लोग थे। अब सवाल ये है, फिर कमीशन इस मामले से क्या निकालेगा? हमारे वो लोग हैं। साथ ही आपको बताएं कि नून लीग के ज़राए बताते हैं कि पार्टी में बाज़ रहनुमा समझते हैं कि PTI का कमीशन बनाने का मुतालबा मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हुकूमत को इसके लिए ताकत और हल्कों को भी ताकतवर हल्कों को भी ऑब्वियसली एतमाद में लेना होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ ए टास्क। लेट्स सी कि होता क्या है। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। मुनीफ साहब, आज तहरीक इंसाफ हुकूमत की वो मीटिंग हो रही है जिसके बाद हम क्या कहें, या तो बात आगे बढ़ेगी बाकायदा तौर पर, या बाज़ लोग कह रहे हैं उसकी तरफ से कि नहीं बढ़ेगी। अब तवक्को क्या रखें? तवक्को है कि आज मुतालबात तहरीरी शक्ल में सामने आने चाहिए। आपके ख़्याल में हुकूमत के लिए इसमें कुछ काबिल कबूल मामलात निकल सकते हैं? देखिए, मेरे नज़दीक तो हुकूमत के लिए अभी ये दोनों डिमांड्स हैं, इनके हवाले से फौरी तौर पर तो कोई जवाब देना शायद पॉसिबल नहीं होगा, और यही होगा कि हुकूमत इसके ऊपर सोचेगी, अपने इत्तेहादियों से बात करेगी, वज़ीर आज़म के पास लेकर जाएगी, और शायद कोई जवाब अगली नशिस्त में सामने आएगा। आज के दिन में तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि फौरी तौर पर जवाब आ जाए, लेकिन अगर मैं राना सनाउल्लाह साहब और जो दीगर मौज़ीन हैं उस कमेटी के, दोनों तरफ से जितने मौज़ीन हैं उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ा लगाऊँ, तो मुझे ये पता है कि जो दोनों डिमांड्स हैं हुकूमत के लिए उन पर अमल करना आसान नहीं है, और ना ही हुकूमत शायद इतनी कीन है उन पर अमल करने के लिए। लिहाजा मुझे लगता है कि हुकूमत के लिए कबूलियत तो खैर बात की बात है, मेन बात तो यह है कि हुकूमत इनको एंटरटेन करने की नीयत भी रखती है या नहीं। जुडिशल कमीशन बनाना, असीरान की रिहाई करना, दोनों का जवाब हुकूमत ये देगी कि इसका ताल्लुक हमसे नहीं है। और जो जुडिशल कमीशन 9 मई का है उसके हवाले से तो पिछले 7 मई 2024 को DGISPR बता चुके हैं कमीशन के हवाले से जो मौक़िफ़ फ़ौज का है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना मामला आसान होगा। ऑलराइट मुनीब, ये भी बताइएगा कि एक तासुर है कि अगर तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ चाहिए, कुछ मुतालबात मनवाने हैं, तो उन्हें अपने सख्त बयानिए से कुछ पीछे जो है वो हटना पड़ेगा। तो इसका एक सियासी नुकसान तो हो सकता है, लेकिन शायद इसके अलावा कोई ख़ास ऑप्शंस भी नहीं है। आपको भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता है? देखिए, मैं इस मौक़िफ़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है कि दोनों फ़रीक़ैन हैं, यानी एक तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। हमेशा याद रखें कि कोई भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन बन जाए जहाँ पर दो फ़रीक़ैन आपस में तनाज़ा हो उनका, तो जिसके पास लेवरेज होती है वो ज़्यादा बाअसर होता है, उसकी फुटिंग ज़्यादा बेहतर होती है।
अब अगर तो इस मुज़ाकराती अमल के दौरान इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाती है, बरी हो जाते हैं वो 190 मिलियन पाउंड केस से, तो उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। वो ज़्यादा एक इखलाकी बरतरी भी उनको हासिल होगी, एक उनकी जो मॉरल पोजीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। और वो कहेंगे कि देखिए नहीं, मेरे खिलाफ तो केसेस आए हैं, तो सारे में मैं क्विट हो रहा हूँ, तो आप तो मजबूरी आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ऐसी पोजीशन लगती नहीं है जिसमें तहरीक इंसाफ के पास वो लेवरेज हो, आज की तारीख तक तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पर कंसीड करना पड़ेगा, और जो सोशल मीडिया ऑनस्लॉट है उसको तो कंट्रोल में लाना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब उसे लाते हुए नजर नहीं आ रहे, बिकॉज उनके लिए वो एक लीथल वेपन है और उसको वो बड़ा इफेक्टिवली और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं। और वो बहुत से लोगों के लिए वो जो लीथल वेपन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है और उनकी जो प्रेजेंस है वहाँ पर, उनकी जो इनग्रेस है, वो बहुत से लोगों के लिए दर्द सर भी है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि बगैर पोजीशन को ये तब्दील किए हुए तहरीक इंसाफ या बगैर कुछ कंसीड किए हुए तहरीक इंसाफ को वो मिल सकता है आज की तारीख में जो वो। अच्छा मुनीब साहब, तहरीक इंसाफ के लोग मुज़ाकरात का ज़ाहिर है एक बुनियादी उसूल ये भी याद दिलाते हैं कि भाई दूसरा फ़रीक भी तो अपने मुतालबात सामने रखे। इनिशियली तो इन्होंने कह दिया था नहीं हम तो कोई मुतालबा नहीं है हमारा, लेकिन बहरहाल मुतालबात तो हैं। वन साइडेड हाँ, तो हुकूमत कहती है कि हमारा बेसिक शायद मुतालबा यही होगा कि तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत ना करे। अब इस डिमांड को लिखी हुई शक्ल में देना मुमकिन भी है, वो तो वैसे ही ऑफेंसिव साउंड करेगा उनको। देखिए, तहरीक इंसाफ को से जो बात है लिख के हुकूमत ने क्या देनी है, बेसिकली तहरीक इंसाफ का जो उनके जो बिहेवियरल इशूज़ हैं या इमरान खान साहब के अगर मैं कहूँ, मेरे ख्याल में पूरे जो निज़ाम के करता धरता है उनके लिए उसकी अहमियत ज़्यादा है कि हाउ डज़ तहरीक इंसाफ बिहेव एज अ पार्टी इन जनरल, एंड इमरान खान साहब हाउ डज़ ही बिहेव इन पर्टिकुलर, कि वो कितना बेहतर उनका बिहेवियर है या वो किस तरह से एंगेज करते हैं। वो तो कहते हैं मेरे साथ इतनी ज्यादतियाँ हुई तो मैं तो ट्वीट्स करवाऊंगा, मैं तो ऑनस्लॉट करूंगा, मैं तो दुनिया को बताऊंगा आपने हमारे साथ ये जुल्म किया है। सो वो तो अपनी पोजीशन तब्दील करते हुए नजर नहीं आते। सो गवर्नमेंट इन दैट केस को डिमांड तो नहीं रख रही। गवर्नमेंट ये जरूर है, राना सनाउल्लाह साहब कहते पाए गए कि फिर इस निज़ाम के अंदर इंतशार ना फैलाएं। देखिए, इमरान खान साहब बाहर भी आ जाते हैं, जो कि मुझे लगता है वो इवेंचुअली आ जाएंगे, लेकिन अगर वो आ भी जाते हैं निज़ाम तो कहीं नहीं जाएगा जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। इशू ये है कि ये जो आप स्काई रॉकेट करता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, ये नोज टाइम पे चला जाना शुरू हो जाएगा। बड़ा मेजर जोल्ट मिलेगा पाकिस्तान की मईशत को इन अ नेगेटिव वे, जब अफरा तफरी होगी, रैलीज, लॉन्ग मार्च, जलसा जुलूस, इमरान खान साहब की एक ऑडियंस है, वो जब करेंगे तो नेचुरली एक डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हो जाएगी। गवर्नमेंट उसको अवॉइड करना चाह रही है कि इमरान खान साहब बाहर आए तो वो फिर ये ना करें, और ये मैं नहीं समझता कि अचीवेबल है, क्योंकि इमरान खान साहब इज जस्ट वेटिंग फॉर हिज टाइम। वो अगर बाहर आते हैं और आने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तो शायद 1 घंटा भी इंतजार ना करें और वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे इस हुकूमत के ऊपर, बिकॉज वो समझते हैं कि इस हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी नहीं है और इनको तो मैं उड़ा के रख दूंगा। सो दिस इज समथिंग विच इमरान खान साहब वांट्स। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट लिख के दे दे तो आगे इमरान खान साहब मान जाए। वो लिख के दे भी नहीं सकते, लेकिन ये अचीवेबल भी शायद नहीं। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। और अंसार बासित साहब की आज की खबर है कि भाई एक तो ये मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, वो कह रहे हैं बैक चैनल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और पीर के रोज़ बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात भी हुई है और उसमें मुस्तक़बिल के लहामल पर भी बातचीत हुई है और बड़ी फ्रूटफुल रही है सो फार ये मुलाकात। और अगली दफ़ा में भी हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी उसमें शामिल होगा। ना ये इस्लामाबाद में हुई है, ना रावलपिंडी में हुई है। फ्रंट वाली टॉक्स क्यों हो रही है? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। बट ये आई एम सॉरी, ये कॉमिकल नहीं साउंड करता कि आपने एक फेस रखा हुआ है, सामने कुछ टॉक्स चल रही हैं जिसका आज तीसरा राउंड है, लेकिन बात पीछे चल रही है। नहीं हुमा, मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें चलना साथ साथ जरूरी है। हम तो पहले दिन से ये पूछ रहे हैं कि कुछ बैकडोर कुछ नहीं, तो अब चल रहा है तो खबर दे दी है ना फिर आपको। बिल्कुल आपने दे दी है, लेकिन आगे क्या हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि क्या हुआ, गुजरावाला में रायता चोरी हुआ था, आपको याद है? लेकिन वो तो छोटी मोटी चीज थी ना रायता, जो हालांकि किसी को चाहिए हो ना रायता जिस वक्त तो, और चोरी हो जाए तो बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन इंडिया में कुछ और हुआ है। और ये जहाँ एक लोकेशन है बांद्रा मुंबई में जहाँ सारे बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं, और वहाँ कल रात एक डकैती हुई है, और वो हुई है सैफ अली खान और उनकी अहलिया करीना कपूर के घर में डकैती की कोशिश की गई है। और इस कोशिश में सैफ अली खान जो है वो बड़े हीरो साबित हुए क्योंकि उन्होंने डाकुओं को नाकाम बनाया है, मज़ाहमत की। बिल्कुल, लेकिन इस सिचुएशन में वो खुद जख्मी हो गए और अब बताया जा रहा है कि वो एक मकामी अस्पताल में हैं और उनकी सर्जरी भी हुई है। वैसे मेरा ख्याल है कि उन्हें अपने आप को असली जिंदगी का हीरो नहीं समझना चाहिए था, क्योंकि दिस कुड हैव गॉन ईदर वेज। बट यू नो
इट्स जो हो गया जिसमें डाकू भी भाग गए और इन्होंने अपना घर और अपनी फैमिली को भी बचा लिया, उसमें तो रियल लाइफ हीरो निकल कर तो रियल लाइफ हीरो ही हुए ना फिर ये। सर्जरी तक बात पहुंची जैसा कि आपने बताया, और लेट्स सी क्या होता है। ये अपने बच्चों और बेगम करीना कपूर के हमरा बांद्रा में इसी घर में मौजूद थे। डाकू ऑल्दो एक ही था, वैसे डाकू ने एक डाकू था, चले वैसे क्यों आया था वो? अच्छा, ये जो एक ट्रेंड आप इसको कहें, जो भी है, ये साल गुजर रहे हैं और हम जितना रिपोर्ट करते हैं हमें लगता है वो ज़्यादा ही बढ़ता है और कम नहीं हो रहा। ये है मिसिंग चिल्ड्रन का। अभी कुछ अर्सा पहले ही हम एक बच्चा सारिम, जिसको 9 दिन हो गए हैं, ही वेंट मिसिंग, 7 साल का बच्चा, अंदाज़ा करें। और हुआ क्या कि मैं सोचना भी नहीं चाहता, ये इतना मुश्किल है इसको अज्यूम करना भी। अल्लाह पाक आसानियाँ करे और प्लीज़ इस बच्चे को मिला दें अपने वालिदैन से। बिल्कुल, ये अपने भाई के साथ निकला है और बिल्डिंग के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद है, वहाँ गया है और उसके बाद वो वापस नहीं आया। बच्चा मदरसे गया था और अवाम जो है ऑब्वियसली पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत ही इंतहाई मायूसी और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि 9 दिन हो गए हैं और वो बच्चे को नहीं ढूंढ पाए। कुछ पता ही नहीं लग रहा है इस बच्चे का। 7 जनवरी को अपने फ्लैट से भाई के साथ अपार्टमेंट में मौजूद मस्जिद के मदरसे में पढ़ने गया था। मुझे समझ, अब हम ये जानेंगे स्टोरी में कि क्या हुआ। गवर्नर सिंध भी गए 2 रोज़ पहले इस बच्चे के घर, बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन ताउन का भी यकीन दिलाया। सारिम के वालिद के मुताबिक सारिम की वालिदा के फ़ोन पर व्हाट्सएप पैगाम में 5 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया। तावान की रकम भेजने के लिए बैनुल-अक़वामी बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया। ये नंबर अब पुलिस को फराहम कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो बच्चे की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अभी सारम का केस हल नहीं हुआ कि शहर से मजीद 2 कमसिन बच्चों को अगवा कर लिया गया है। दोनों बच्चों अभी एक केस चल ही रहा है। CCTV फुटेज है। ये 2 बच्चे हैं, ये मतलब इनकी उम्रें देखें, इनका साइज देखें, ये तो शायद पता नहीं अपना। और ऐसा लग रहा था, जरा दोबारा दिखाएं, कि ये जो लेके जा रहे हैं उनमें एक खातून भी थी, कुछ ऐसा ही है कि एक खातून भी है और एक खातून, एक मर्द और 2 बच्चे आगे। पता नहीं खातून है, बुर्का पहने हुए मर्द है, क्या हो रहा है। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल में हैं आप। ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन टॉक अबाउट सच इंसिडेंट्स। हम बात करेंगे काशिफ से। काशिफ से पहले सारिम की बात करें। काशिफ, मतलब सारिम अपने भाई के साथ गया, उसके बाद क्या भाई वापस आ गया? ये भाई की नजरों से ओझल हो गया? कोई CCTV फुटेज कहीं की? अब्दुल्ला, हुमा, देखें, ये जो न्यू कराची वाला वाक़या है, इसमें सारिम अपने बड़े भाई के साथ जो है वो फ्लैट में जो मदरसा कायम है वहाँ जो है वो मस्जिद में गया और उसके बाद जो बड़ा भाई है वो कुछ टाइम बाद वापस घर आ गया, लेकिन सारिम जो है वो नहीं आया। ताहम वालिदैन की जानिब से ये समझा गया कि वो शायद अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में लग गया होगा। कुछ टाइम बाद जब उन्होंने इलाके में ही उसे ढूंढना शुरू किया, पहले अड़ोस पड़ोस में ढूंढा, फिर इलाका मकीनों की जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन सारिम का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस की जानिब से रिवायती तौर पर जो मुकदमा दर्ज किया जाता है ऑपरेशन पुलिस की जानिब से, वो अगवा की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है। मीनवाइल ये चीज़ भी सामने आई है कि मुबैना तौर पर जो इसके वालिदैन हैं उसे जो है वो एक मैसेजेस रिसीव हुए हैं जिसमें जो है वह तवान की रकम भी मांगी गई है। पुलिस की जानिब से ना सिर्फ इस मामले को मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश किया जा रहा है, साथ ही साथ FIU को भी जो है वो लूप में लिया गया है और पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पंजाब में एक गिरोह है जिसकी जानिब से ये जो नंबर है इसकी लोकेशन वहाँ की ट्रेस हो रही है। ताहम इस हवाले से भी जो एक टीम तश्कील दे दी गई है और वो जो टीम है वो इस हवाले से तफ्तीश करेगी। जबकि IG सिंध की जानिब से भी जो मिसिंग चाइल्ड हैं इस हवाले से एक यूनिट बनाया गया है। अब तक जो ये केस है उस यूनिट को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जो वो यूनिट जो है वो इस पर काम शुरू करेगा तो ही जो है वो इस बच्चे का मज़ीद पता चल सकेगा। 7 साल जो सारम है वो तकरीबन 9 रोज़ हो चुके हैं, अब तक उसकी कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई है। ये सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात है कि जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, 9 दिन 9-10 दिन जब गुजर जाए तो केस जो होता है वो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। एटलीस्ट हमने जब भी आप लोगों से और पुलिस वगैरह से बात की ऐसे केसेस के हवाले से, तो कहते हैं कि शुरू के कुछ दिन क्रूशल होते हैं, उसके बाद ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। वाकया वो इस पे भी आएंगे, लेकिन इसकी कोई फुटेज नहीं है। इर्द गिर्द के किसी कैमरा में इस बच्चे का कोई ट्रेस नहीं मिला। बिल्कुल SSP
जो सेंट्रल हैं उनसे भी हमारी बात हुई। इलाकाई SHO बिलाल कॉलोनी थाने में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ, उनसे बात हुई। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि कोई अब तक ऐसी CCTV फुटेज सामने नहीं आई है, जबकि ना सिर्फ इलाका मकीनों के बयान लिए गए हैं बल्कि जितने भी एतराफ़ की सड़कें हैं उन्हें भी जो है वो चेक किया गया और उन पर जो शॉप्स मौजूद हैं या मुख्तलिफ स्कूल्स मौजूद हैं वहाँ की CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई क्लू ऐसा सामने नहीं आया है। जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब FIA को भी लूप में लिया गया है। इस हवाले से भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आया जिस नंबर से जो मैसेजेस वालिदैन को रिसीव हुए हैं उसकी लोकेशन के हवाले से जो पता लगाया गया है, लेकिन अब तक वहाँ कोई कार्रवाई ऐसे मुमकिन अच्छा काशिफ, दो चीजें, एक तो क्योंकि हम ऑलरेडी कंसर्न शो कर रहे हैं कि 9 दिन सारिम के ही उसमें ढूंढने में निकल गए हैं, तो लिहाजा अब जो कल 2 बच्चे अगवा हुए हैं या फिर वेंट मिसिंग, तो उसके लिए उनके लिए तो वॉर फुटिंग पे काम हो, क्योंकि उधर भी अगर 10 दिन गुजर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक अलर्ट की अनाउंसमेंट हुई थी, एक अमल अलर्ट, ज़ैनब अलर्ट, मतलब बहुत सी इस किस्म के जो इंडेवर्स हैं वो हो चुके हैं। वो काम भी करते हैं कि नहीं? क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बच्चा गुमा होता है, हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई अलर्ट जारी किया गया हो ताकि जो आवाम है वो ज़रा कॉशियस हो जाए, चुकन्नी हो जाए कि जी यहाँ कोई बच्चे मिसिंग है। देखिए, पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से यूनिट्स बनाए जाते हैं। इस हवाले से भी जो है वो एक यूनिट बनाया गया जो स्पेसिफिक इस हवाले से तफ्तीश करेगा। बताया गया कि सारिम के वाक़े के अंदर अब तक वो केस जो है वो जो इस यूनिट है उसे मुंतकिल नहीं किया गया है। अलबत्ता जो आपने गार्डन के वाक़े के हवाले से बात की है, तो इस वाक़े की जो है वो CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई है। इलाकाई SHO हैं गार्डन ज़ुबैर नवाज़, उनसे हमारी बात हुई है, SSP सिटी से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो रूट मैप है इन दोनों बच्चों का जो मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है कि एक खातून भी इसमें मुलविस है जो इन बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हैं और एक मर्द है। ताम ये गार्डन के इलाके से, चूँकि इसके बिल्कुल करीब ही मौजूद लियारी का इलाका है, वहाँ की तरफ ये जा रहे हैं, तो इस रूट के हवाले से जो है वो पुलिस की जानिब से पता लगा लिया गया है और कोशिशें की जा रही है कि दोनों बच्चों को जो है वो जल्द जो है वो रिकवर किया जाए। जबकि किसी पे शक है इसके वालिदैन को, मतलब कोई रिश्तेदार, कोई दुश्मनी, क्या कुछ इस बारे में भी तफ्तीश हो रही है? देखिए, जो अब्दुल्ला 2 बच्चे हैं, दोनों एक 5 साल अलियान हैं और इसमें 6 साल अली रजा है। जो इनके वालिद हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे हमारी तफसीली बात हुई। उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि अब तक कोई ऐसा ना कोई इनकी किसी से दुश्मनी है, ना ही किसी पे शक है और ना ही कोई ऐसी मशकूक कोई सरगर्मी इनके इलाके में ऐसे इससे कबल हुई है और ना ही इलाका मकीनों के हवाले से कोई उन्होंने बात की है। ताहम उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बच्चों के हवाले से वो ये देख रहे हैं कि कैसे वो लापता हुए हैं। चंद घंटे इनकी जानिब से, वालिदैन की जानिब से ताख़ीर ज़रूर की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से फिर इस पर कार्रवाई की गई और अब पुलिस ये कह रही है कि जब CCTV फुटेज ना सिर्फ एक मंजर आम पर आई है, इसकी रूट जो मैप है उसकी CCTV फुटेज भी चेक किया जा रहा है और बच्चों को जल्द बाजियाब करवाया जाएगा। जबकि इस हवाले से वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी जो है वो नोटिस लिया गया है और फौरी तौर पर इन दोनों वाक़यात को जो है वो ना सिर्फ हल करने के कहा गया है बल्कि बच्चों को बाजियाब करवाने के लिए भी जो है वो काशिफ बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। लेकिन यहाँ हम ज़रूर कहेंगे कि जब इस किस्म की वाक़यात हो चुके हैं और उसके बाद कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि उस ज़ैनब अलर्ट की हम बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उस पर आपके फ़ोनों पे मैसेज आ जाना चाहिए कि इस लोकेशन पे, इस लोकेलिटी से एक बच्चा मिसिंग है। मतलब वही वाली बात होगी ना कि टाइम ना ज़ाया होने दें। अमेरिका में एक इसी तरह मिसिंग चिल्ड्रन के लिए एम्बर अलर्ट जिसको कहा जाता है, मतलब हमने खुद देखा है हमारे सामने वो बचते हुए, और क्योंकि वो फौरन उसी वक्त को पता लग जाता है, सारों को बता देते हैं ताकि कम्युनिटी जो है वो बीच में इन्वॉल्व हो जाए। तो बेस्ट तो यही है ना, ऑब्वियसली पुलिस किधर कहाँ जाएगी, एटलीस्ट कम्युनिटी इन्वॉल्व और अपने बच्चे ढूंढे। और ये सारिम की जो पोस्ट है ये फेसबुक पे जाहिर है, मैंने भी कितने दिन हो गए देख रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, पंप भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम फेसबुक इटसेल्फ तो लोग अपने तय जो करते हैं, लेकिन तब भी शायद बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। ये कुछ अलर्ट सिस्टम जो है 1102 पे या तो वहाँ भी कॉल किया जा सकता है बताने के लिए, बट ये सारी चीजें फाल होनी चाहिए। 1102 है, खुदा न खास्ता आपके साथ कभी ऐसा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। 1102 1122 तो हमें याद रहता ही है ना, 1102 है ये। सो बच्चों की गुमशुदगी से मुताल्लिक आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसका आगे क्या मैकेनिज़्म है? क्या रिपोर्ट करने के बाद एक SMS या WhatsApp क्या ऑटोमेटिकली जाता है उस इलाके के लोगों को जहाँ जहाँ भी जो मोबाइल उस इलाके में ट्रेस हो रहे होते हैं? अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है जहाँ हम I've never heard, number one, जहाँ हम ये सब कुछ कर सकते हैं। मतलब
अगर हम सियासी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए सारे मोबाइल के सिग्नलों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो फिर हम इस मामले में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एटलीस्ट जिस इलाके में वाक़या हुआ है उन मोबाइल फ़ोन्स को जो उस इलाके में मौजूद हैं जियो फेंसिंग के ज़रिए एक SMS तो भेज सकते हैं कि प्लीज़ लुक आउट for 2 children or for this 1 5-year-old और जिनके जो वैसे तो एवरीबॉडी वुड, लेकिन जिनके अपने बच्चे होंगे ना, तो वो ज़्यादा एग्रेसिवली ढूंढेंगे अगर किसी के बच्चे उन्हीं की लोकेलिटी में गुमे हो। तो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं, ज़ेनब अलर्ट टाइप चीज़ें, लेकिन क्या वो फाल होती हैं कि नहीं होती, ये भी एक्चुअली वी नीड टू फाइंड आउट। बड़ी शदीद सर्दी पड़ रही है पूरे मुल्क में, हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी तो थोड़ी बहुत हो ही रही है। तो देखना चाहते हैं क्या आज हम जा रहे हैं चमन। नूर जमान अचकज़ई हमें बताएंगे साइबेरिया की हवाओं ने, मैं कहता हूँ, जमा दिया है सब कुछ वहाँ पे। ओके, लेट्स वॉच। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद तरीन सर्दी की शिदत बरकरार है। गुज़श्ता हफ्ते मगरबी सिस्टम जो कि जनवरी का पहला सिस्टम था वो थम चुका है, मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान से निकल चुका है, लेकिन इसकी जगह साइबेरियन लेयर ने ले लिया था। साइबेरियन लेयर की वजह से बलूचिस्तान के बेशतर जो पाक अफगान सरहदी बालाई और शुमाल मशरकी इलाके हैं वहाँ पर शदीद तरीन सर्दी रिकॉर्ड की जा रही थी। सर्दी की शदीद तरीन लेयर के वजह से यहाँ पर मौसमी जो बीमारियाँ हैं, बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जी फूट पड़ी है, लेकिन महकमा सेहत की जानिब से जो बालाई इलाके जिनके मरीज़ शहरी इलाकों तक की रसाई नामुमकिन है, प्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद शुरू किया गया। PDMA ने इम्कान जाहिर किया है कि आज शाम तक एक और मगरबी सिस्टम जो बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके बाद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, लेकिन 24 से 48 घंटों तक ये मगरबी सिस्टम निकल जाएगा। लेकिन एक शदीद मगरबी मौसमी सिस्टम 20 जनवरी तक मतवक्को है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में वार्निंग भी जारी की है मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, चूँकि 20 जनवरी से जो आने वाला सिस्टम है ये शदीद बर्फबारी का बायस बन सकता है। अगर टीवी से ठंडक निकल के पहुंच सकती थी ना, तो वो पहुंच गई है। इट फेल्ट सो कोल्ड, तो मैं सोच ही सकती हूँ कि वहाँ कितनी ठंड होगी। चमन की हवाएं, अब लेट्स सी के कराची में कोयटे की हवाएं कब असर दिखाती हैं। वैसे इत्तलात हैं कि कराची में भी कल यानी जुमे से ज़रा सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। अदरवाइज कल यानी यस्टरडे से हुई है। अगर ऑल्दो हमारा जो डे टाइम टेम्परेचर है ना वो 25, 24, 26 तो गर्मियों तक का जा रहा है, रात में ठंड हो जाती है। अच्छा जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। हम जाते जाते आपको जल्दी से बता रहे हैं, बिकॉज सैड न्यूज़ को इतना ज़्यादा हमें खींचना नहीं चाहिए। तो कितना बढ़ा है जी? 3 रुपए, 3 रुपीज़ 47 पैसा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। आलमी मंडी में भी खाम तेल की कीमत में 3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हमारा ये हाल है। वो हम हमेशा एक रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों भाई हमारी पेट्रोल प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, या ख़ासतौर पे जब ऊपर जाती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मामला ज़रा ऊपर नीचे हुआ है। नीचे तो नहीं हुआ, ऊपर ही हुआ है। ऊपर हुआ है भाई, नीचे हमारे यहाँ भी मामला ज़रा ऊपर हो गया है पेट्रोल की कीमतों का। इसका असर पता है किस पे पड़ता है? हर इंसान पे पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है। लेकिन ट्रेजेडी वही है हमारी हमेशा की कि जब कीमतें कम होती हैं तो फिर किसी चीज़ पे असर नहीं पड़ता। नॉट अ सिंगल थिंग। व्हाट इज सैड वे ऑफ लाइफ, लेकिन ऐसा ही है। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल हादसात में शहरियों की हलाकतों पर काबू पाने के लिए बाइकर लेन बनाने का फैसला किया है, और पहले मरहले में LDA लाहौर के फिरोजपुर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। और आपको बताएं कि बाइकर लेन को ग्रीन पेंट करके बाकी जो शाहरा है उससे अलग किया गया है ताकि वो बड़ा विजिबल हो। ये जी विजुअल्स भी आपके सामने आ गए हैं, जिससे हज़ारों बाइकर्स को ऑब्वियसली सहूलत होगी। और यही नहीं, सूबाई वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 यानी 60 किलोमीटर पर आवर तक महदूद करने का भी फैसला किया है। बिल्कुल, अब देखा यह गया है कि हुकूमतें फ़ैसले तो कर लेती हैं लेकिन अमल दरामद बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी कराची में भी शायद शार फैसल पे एक बाइक लेन बनाई गई थी, लेकिन वो बाइकर तो कमी उसमें फिर शुरू में हुई कुछ पाबंदी, लेकिन उसके बाद तो फिर इधर उधर ही लोग नज़र आते हैं, जिसकी वजह से सर्टनली ट्रैफिक हादसा भी बहुत होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़मा साहब, आपने हमें किया। आज़मा साहब, पहले तो ये बता दें कि इसकी ऑब्वियसली रिसर्च हुई होगी ये करने से पहले, तो कहाँ का मॉडल जो है वो फॉलो किया गया जहाँ इट्स वर्किंग आउट फाइन?
बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। हुमा, देखिए, इस पे गुजारिश ये है कि सिंस फर्स्ट डे मैं ये सुन रही थी हमेशा, जो हमारी CTO होते हैं, जो ट्रैफिक के नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर बार बार CM साहिबा का ये फोकस था कि लेन एंड लाइन जो है उसकी पाबंदी करवाई जाए। ये जो बीच में मिक्स किस्म का ट्रैफिक चल रही होती है, इससे ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम होता है, ज़ाहिर ट्रैफिक हादसा भी होते हैं। और लाहौर में 3 दिन पहले जो है वो बहुत मशहूर हमारा कलमा चौक है, उसके ऊपर एक डंपर से कुलैयन की जो है वो सूरत में बाइक के ऊपर 2 लोग मौजूद थे और दोनों की एट द स्पॉट डेथ हुई। और ये चाइना के अंदर जो है इसको बहुत कामयाबी से जो है वो CM ने ऑब्जर्व किया था जब हम ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट में गए, कि वहां पर अलहदा से लाइन है, इवन साइकिल वालों के लिए अलहदा लाइन है, बाइकर्स के लिए अलहदा लाइन है, उनकी जो दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी अलहदा लाइन है। सो फिलहाल इसको जो है वो फिर बाइक के लिए जो है वो शुरू किया गया है। उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ स्टडी जो है उसके ऊपर की गई है, मुख्तलिफ सड़कों को इसके ऊपर जो है वो पिन पॉइंट किया गया है, जो बड़ी सड़कें हैं लाहौर की जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होता है। और फिरोजपुर रोड पर तो बाकायदा इसका जो है वो आगाज कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको खुद ट्वीट भी किया था। ग्रीन जो है वो इसको लाइन बनाया गया है। जो आपने ये कहा कि कराची में भी बनी थी, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मैं ये बात बड़ी अल्लाह पाक से बहुत डर के कहती हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में जो भी चीफ मिनिस्टर साहिबा के अंडर जो भी अहकामात उनके आते हैं या जो इनिशिएटिव वो लेती हैं, उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट ना होने का कोई क्वेश्चन नहीं है। पंजाब में ऐसा नहीं होता है और ये बाइकर्स की अपनी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बेहतर है, ये ट्रैफिक के लिए भी बहुत बेहतर है। और हम आपको पता है हमारा आवाम का अवामी मिजाज कैसा है, ज़रा सख्ती करते हैं तो फिर लोग एहतजाज करते हैं और फिर लोगों से इम्प्लीमेंट कराना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फुटेज में कि आप लोगों ने एक डिवाइडर लगा दिया है, सेपरेटर लगा दिया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि अगर आप लेन को सिर्फ पेंट कर दें तो फिर तो किसी भी वक्त कोई भी आके निकल जाएगा हर कोने पे। आप देखिए आजमा साहब, एक सवाल ये है कि फिर आप ऑब्वियसली वही शाहराएं पे ये ग्रीन पेंट करेंगे जो इतनी वाइड हो, जिन पे जगह हो, वरना बाकी ट्रैफिक बड़ी नैरो हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप हुमा बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर जो बड़ी सड़कें हैं वो इतनी वाइड है कि वहां पर ये मैनेज किया जा सकता है। कहीं पर 2 लेन्स नहीं होंगी तो 1 लेन बन सकती है, लेकिन बन सकती है। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो डिवाइडर है, अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया में होता नहीं है, लेकिन हमें ये डिवाइडर लगाना पड़ा, इसको इम्प्लीमेंट करा। और इससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो हमने पहले वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि हमने वो कोन्स जो होती हैं वो कोन्स रख के जो है वो लाइंस बनाने की कोशिश की थी, बट कोन्स को जो है वो लोगों ने ज्यादा खातिर में नहीं लाया। सो उसके बाद अब ये डिवाइडर जैसा जो एक इंतहाई कदम है वो उठाना ही आखिरी ऑप्शन था। और इंशाल्लाह ताला मुझे बस दुआ करें कि डिवाइडर पे इक्तफा हो जाए, जंगला ना लगाना पड़े, क्योंकि डिवाइडरों के ऊपर से भी बाइक गुजर। अच्छा आजमा साहिबा, अब रफ्तार का भी आपने एक वो कैप कर दिया है कि 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा बाइक्स विल नॉट बी अलाउड। ये ऑल ओवर द सिटी होगा, ये एक तो बता दें। दूसरा, ये अगर ना कंप्लाई करें बाइकर्स के, वो फिर भी दूसरी रोड पे जा रहे हैं और ग्रीन वाली पे नहीं जा रहे, तो क्या उसके लिए भी कोई फाइन है? जी बिल्कुल है जी, इसके ऊपर बहुत जल्द मैं जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब जैसी मंजूरी देती हैं वो भी अनाउंस करेंगे। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन यकीनन, जैसे आप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ये अवेयरनेस कैंपेन है जो मैं आपके साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान पंजाब के जो तमाम शहरी हैं उनके साथ जो है वो बात कर सक रही हूँ। ये तमाम जो है वो बड़े शहरों के लिए जो है वो कम अज कम जरूर है। इसके अंदर जो 60 पे कैप करने की भी वजह यह है कि हमारे जो बाइकर्स हैं, खासतौर पर जो यंगस्टर्स बच्चे होते हैं, वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ बाइक चलाते हैं। सो वो उसको भी अब कैप करने के अलावा जो है वो कोई और ऑप्शन नहीं था। कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर जो है वो हुक्म जारी किया। और अब जो है वो जितनी भी बाइक्स नहीं आएंगी या नहीं आ सकती हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स जो है उन तक से बात करें कि इसको जो है वो कैप किया जाए, ये आगे जो है वो चलाई ना जा सके। बाइक्स की रजिस्ट्रेशन होने जा रही है जी, बाइक्स हो, रक्शे हो, कुछ भी हो, 1 साल के लिए इनकी रजिस्ट्रेशन जो है जैसे पूरी दुनिया में मौजूद माशरों में होती है, हर एक जो व्हीकल है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी 1 साल के लिए और 1 साल के बाद वो रिन्यू होगी। इसके ऊपर जो है वो हमारे तो बाइक्स के साथ साथ रक्शे भी हैं जो एक बाइक के ऊपर जो है इतना बड़ा रक्षा बना हुआ है और वो इटसेल्फ जो है वो अपने लिए भी हार्मफुल है, जो सवारियां वो बिठाता है उसके लिए भी हार्मफुल है। सो एक रजिस्ट्रेशन मुहिम और एक रजिस्ट्रेशन जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए एक पूरा प्लान चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तलब किया है
और बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अटक में हमने कल बात की थी, इब्राहिम हसन थे हमारे साथ, और अटक में दरियाए सिंध पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर कोई 2800 किलो सोने के ज़खायर का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है। सो क्या प्लान है? खैबर पख्तूनख्वा ने तो ऑलरेडी उस पर कुछ काम भी शुरू कर दिया है, और बताया जा रहा था कि उनकी तरफ से तो कुछ ऑक्शन भी किए गए हैं। जो ब्लॉक्स हैं पंजाब की तरफ जो इलाका है, क्योंकि अभी भी कल भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और लोगों की सोना लूटने का सीन चल रहा है अभी तक। पीपल आर स्टिल तो उसके बारे में एक्सकेवेटिंग द गोल्ड। कोई एक्टिव रोल पंजाब हुकूमत करेगी? रिवर बेड से अभी भी लोगों ने एक्सकेवेटर लगाए हुए हैं। देखिए, एक तो मैं ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर जो है वो लूट का माल नहीं है कि जो है वो अपनी मर्जी से अपने दोस्तों को जो है वो ठेके दे दिए जाए और उसके बाद जो है वो रावी चैन ही चैन लिखे, ऐसा होता नहीं है। आज अभी जब आई एम स्पीकिंग टू यू, इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा की माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के साथ जो है वो मीटिंग हो रही है और इसके ऊपर जो है वो पूरी डिटेल्स इंशाल्लाह या तो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद जो है वो इसको अनाउंस करेंगी या एक जो भी तरीकाकार बनेगा वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये जो मंसूबा है ये एक बड़ा मंसूबा है जो वहां पर जहाँ आप लोगों के आप लूटने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर कुछ और माइंस अगर चीजें मौजूद हैं उसकी तो एक्सट्रैक्शन शायद हो रही हो, लेकिन इसके ऊपर पिछले 3 महीने से चीफ मिनिस्टर साहिबा ना एक पाबंदी है पूरी तौर से, बिकॉज जाहिर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो इसकी पॉलिसी तैयार कर ली है माइंस डिपार्टमेंट ने। उसने भी ऑक्शन करना है लेकिन ऑक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, ऑक्शन पब्लिक होगा और चीफ मिनिस्टर साहिबा उसकी मंजूरी, जैसे मैंने कहा कि आज मैं अभी जब आपसे बात कर रही हूँ शी इज टेकिंग दैट मीटिंग और इसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी है, आज हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीसरी बैठक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो दोस्त हैं हमारे वो हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं और अक्सर मुज़ाकरात के माहौल पर बात की जाती है और फिर वो कोई याद दिलाता है कि भाई ये देख लीजिए तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग वज़ीर आला पंजाब का भी जिक्र करते हैं कि देखिए मरीम नवाज़ साहिबा जहाँ जाती हैं PTI पे बात करती हैं, इमरान खान पे बात करती हैं, इस माहौल में मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे। क्या ये हम समझें कि वज़ीर आला पंजाब बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हैं या उनकी शायद ख्वाहिश नहीं है कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज़ मरहले तक पहुँचें? नहीं अब्दुल्ला, ये तो उनका खौफ है जो उनको वज़ीर आला पंजाब से फील हो रहा है, क्योंकि वो तालीमी इदारों में जा रही हैं, वो तलबा से एज अ मदर बात करती हैं और जो उनको रिस्पांस मिल रहा है उसके ऊपर यकीनन जो यूथ का दावा करते हैं कि बहुत यूथ की जो है वो उनकी नुमाइंदगी उनके साथ होती है, हमेशा यूथ उनके साथ खड़ी है, उनका खौफ है। मुझे ये बताइए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहीं मुज़ाकरात की बात की हो, कहीं ये बात की हो कि जी इनको जो है वो माफी नहीं मिलनी चाहिए, इनके साथ बात नहीं होनी चाहिए? वो तो जो फैक्ट्स हैं, जो 9 मई हुआ है, जिस तरह बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह 26 नवंबर को ये लगाम की गई है, जिस तरह बार बार पंजाब के ऊपर एक सूबा हमलावर होता है, वो उसकी बात कर रही। तो फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट। फैक्ट्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तरीके फसाद की जो बैकग्राउंड है, उनकी जो तारीख है ना, उसको चेंज किया जा सकता है। जो कारनामे 2014 के धरने से लेकर आज तक इन्होंने फरमाए हैं, वो कारनामे तो अपने तौर पर एक फैक्ट हैं। और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बच्चों को उससे दूर रखने की बात कर रही है, जो ये हर एक माँ को करनी चाहिए। मैं भी अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटा आपने किसी फसाद में नहीं जाना, आपने किसी जो है वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। हम अपने बच्चों को यही सबक देते हैं ना। यही तो फर्क है मरियम नवाज में और बाकी लोगों में, कि बाकी लोग जो है वो दूसरों के बच्चों को बच्चा नहीं समझते। मुझे ये बताइए, इन्होंने जितने एहतजाज किए हैं समेत इमरान खान के, जो बाकी इनकी पूरी लीडरशिप है, कहीं आपने किसी का बच्चा देखा है? कोई बच्चा दिखेगा तो वो आपको गरीब का आम इंसान, आम पाकिस्तानी का बच्चा मिलेगा। तो क्यों इस्तेमाल हो बच्चे इनका क्यों बने? वो तो ये बात कर रही है और वो बात उनको हर वक्त करनी चाहिए, वो हर वक्त करेंगी, आज भी फैसलाबाद में करेंगी। अच्छा, बड़ा कैटेगोरिकली जैसे हम आपको बताते हैं कि सेनेटर एजाज चौधरी फॉर इंस्टेंस का कहना है कि मरियम नवाज हरसेल्फ वो नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरा जो है ये कामयाब हो। वो खुद जेल में है वैसे, लेकिन स्टेटमेंट से आ रही हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये इन सबको यकीनन ये खौफ है
और वो ठीक है अपनी जगह पर, वो बेचारे हाथ मुजानिब भी हैं। उनको खौफ आ रहा है कि मरियम नवाज जो है वो उनकी जो रही सही कोई जो टूटा फूटा फसाद का नैरेटिव है जो ये हमेशा चलाने की कोशिश करते हैं, उसको जो है वो फेल कर रही हैं। और ये वो जरूर कर रही हैं, ये उनको करना चाहिए, एज चीफ मिनिस्टर भी करना चाहिए, एज, और बच्चे उनको माँ कहते हैं, और एक माँ को यही दर्स देना चाहिए अपने बच्चों को जो वो दे रही हैं। और इससे तो जाहिर है कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये भी एक दफा कह देना कि भाई हम दूसरों के बच्चों को फसाद के लिए इस मुल्क में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बड़ा आसान है। ये आज मुज़ाकरात में वादा करें पूरी पाकिस्तान की कौम के साथ, एक तो जो पहले किया है उसकी माफी मांगे, और साथ में कहें कि जी आइंदा हमारा कोई फसाद का जो है वो नैरेटिव नहीं होगा, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ने देंगे, हम कोई साजिश नहीं करेंगे, हम जो है वो इंटरनेशनल इदारों को जो है पाकिस्तान के खिलाफ खत लिख लिख के एक्शन लेने पे मजबूर नहीं करेंगे, हम IMF को खत लिख कर पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सब फैक्ट्स है ना। अच्छा आज़मा, फाइनली जी आज़मा साहबा, फाइनली ये जो हम इससे पहले सोने के ज़खायर की बात कर रहे थे, वो भी एक बॉर्डर KP और पंजाब का बनता है, उधर तो आप कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं फोरसी कर रही होते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली माइनिंग तो होनी है और ऑक्शन वगैरह भी होना है, तो वहां आपको लगता है कि स्मूथ चलेगा सब कुछ? देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारी साइड से तो पहले भी नहीं आया हुआ, अब भी नहीं आएगा, लेकिन इनका जो है वो अभी कल आपने देखा है कि वो जेल में बैठे हुए साहब जो है उन्होंने गंडापुर साहब को जो है वो अभी जो बेचारे पहले ही वो KP के ऊपर तवज्जो नहीं देते, वो KP के अंदर बैठते नहीं है, वो हर वक्त या डियाला के चक्कर लगा रहे होते हैं या फसाद की तैयारी कर रहे होते हैं। इवन देन उनको कह दिया गया है कि वो जो है वो डेरा इस्माइल खान से बाहर निकले और उनकी कारकर्दगी से जो है वो खुश नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में स्मूथनेस से वो शख्स खुश नहीं हो सकता। सो हमारी अपनी बाउंड्री है, उनकी अपनी बाउंड्री है, हमारी बाउंड्री के अंदर हमें कोई इंक्रोच नहीं कर सकता और किसी को इंक्रोच करने का हमारा शौक नहीं। बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, कुछ और बातें हैं जो करना ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको बताएं कि FPR ने ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फ़ैसला किया है जो दिन रात डॉलर छाप रहे हैं, लेकिन या तो बिल्कुल टैक्स नहीं देते या फिर इनकम के हिसाब से बहुत ही कम टैक्स जमा करवाते हैं, तो दे आर इन द रेडार। मतलब कोई इंसान छुपा लेता है, ये जो डेली ब्लॉगर्स हैं इनकी तो हर चीज़ सामने है ना। इनको तो पता ही है कि खुद दिखा रहे होते हैं, मतलब इस महीने 50 लाख के डॉलर आए, इस महीने 1 करोड़ के, खुद ना बताया मतलब एक नया ट्रेंड है। आपको पता है क्या ट्रेंड है? जब इनके जो पॉडकास्ट होते हैं, इनके जो पॉडकास्ट नहीं, वो सलामी है, शादियों पे जो सलामियाँ मिलती हैं वो बिचती हैं। वो जो पॉडकास्ट होते हैं उस पर पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाँ 3 ऑल्टो आ जाती हैं 1 महीने की कमाई में, मतलब ऑल्टो होती है 30 लाख की। अब सो आप हिसाब लगा लें। सो इस हिसाब से जो है ना एक गेज बना लिया है, ऑल्टो गाड़ियाँ। ऑल्टो गाड़ी इज द न्यू गेज फॉर यूट्यूबर्स इनकम। 5 ऑल्टो मतलब व्हाटएवर, खैर एनीवे। तो अब FBR हुकाम के मुताबिक बाज़ ऐसे यूट्यूबर्स की निशानदेही की गई है जो महाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और इनके असासों में लगातार इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर कमा रहे हैं तो होगा, नेचुरली इजाफा होगा, मगर वो टैक्स नहीं देते। अब ये गलत बात है। सो टैक्स दें और ख़ुद भी कमाएं और मुल्क का भी फ़ायदा करें। कोई कमाने से नहीं रोक रहा, कोई आपको नहीं रोक रहा कि आप कंटेंट ना बनाएं, डॉलर ना छापें, आपकी वजह से तो ज़र मुबादला आ रहा है, मगर टैक्स भी दें उस हिसाब से फिर। अच्छा चलें इस पर बात करते हैं, बिकॉज बड़ा कंसर्न होगा ऑब्वियसली यूट्यूबर्स में और हम वैसे ही जानना चाहते हैं। नुमाइंदा GO न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ हैं। आसिफ बताइएगा कि FBR जो है वो यूट्यूबर्स के पीछे जा रहा है, तो क्या हदफ है FBR का, क्या उन्होंने सोचा है? जी यूट्यूबर्स जो है वो उनके पीछे FBR चला गया हुआ है, जा नहीं रहा। और जो FBR है उसने बाकायदा से तहकीकात का आगाज़ किया है यूट्यूबर्स जो हैं उनके ख़िलाफ़, और पता लगाया जा रहा है कि इनके कितने एसेट्स हैं, इनकी कितनी कमाई है और इन्होंने कितना टैक्स अदा किया है। क्योंकि सिर्फ अगर नवंबर की जो कमाई है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की, जो सार आलम साहब ने अपने शो में पेश की थी, उसकी तफसीलात के मुताबिक नवंबर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है उसने 5 करोड़ और 56 लाख रुपए की कमाई की, यानी कि उनकी सालाना कमाई इस रेशो से कोई 70 करोड़ रुपए सालाना बनती है। इसी तरह यूट्यूबर नंबर 2 जो हैं, सिर्फ नवंबर की तनख्वाह उनकी जो कमाई है वो 2 करोड़ 33 लाख रुपए है। ये सब कमाई डॉलर्स में है जिसे हम कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं, और इनकी सालाना इनकम जो है ये 26 करोड़ रुपए बनती है। इसी तरह जो तीसरे नंबर वाला यूट्यूबर है, जो फॉलोअर्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, उसकी कमाई जो है 1 करोड़ 40 लाख रुपए है पाकिस्तानी, सिर्फ एक माह की नवंबर की, और सालाना इनकम औसतन 50 करोड़ रुपए है।
इसी तरह चौथे नंबर वाला जो यूट्यूबर है उसकी नवंबर की कमाई 55 लाख रुपए और सालाना कमाई औसतन 6 करोड़ 80 लाख रुपए है। इसी तरह अगर पांचवा जो बड़ा यूट्यूबर है जो एक अमरीकी शहरी है, उसकी जो कमाई है वो सिर्फ नवंबर की 22 लाख रुपए और सालाना उसकी कमाई जो है वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए के लगभग है। तो ये सारी वो कमाई है जो बाहर से डॉलर्स की शक्ल में यूट्यूब जो है वो भेजता है। और इस पे जो है पहले से तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अब देखना यह है कि इससे जो यहाँ पे चीज़ें खरीदी जाती हैं या जो इनकम शो की जाती है, क्या ये पैसे जो हैं वो शो किए जाते हैं अपनी टोटल इनकम में और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो दिया जाता है कि नहीं, और उसके अलावा जो एसेट्स बनाए जा रहे हैं क्या वो उससे मुताबिकत रखते हैं। तो FBR ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है जिसमें इन सारे यूट्यूबर्स के जो कवायफ हैं वो डाले गए हैं, इनके जो एसेट्स हैं वो डाले गए हैं और उनका पता लगाया जा रहा है कि इनके कितने एसेट्स हैं और इनके अकॉर्डिंग टू लॉ इनके मुताबिक इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन ये बात दिलचस्प है कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं हमारे पाकिस्तान से वो सारे बाहर हैं और ये जो 5वें नंबर वाला अमरीकी शहरी यूट्यूबर है ये भी ताकतवर हलकों से माफ़ी तलाफ़ी करके पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा जी, अच्छा आपने ज़्यादातर उन यूट्यूबर्स का तो जिक्र किया है जो ज़ाहिर है अपनी तरफ से तो वो ख़बरें ही दे रहे होते हैं जिनमें से सच बहुत कम निकलती हैं और प्रोपेगेंडा होता है जिसकी वजह से ज़ाहिर है इनकी कमाई भी होती है। लेकिन एट द सेम टाइम किसी भी यूट्यूबर के ख़िलाफ़ कार्रवाई अगर हो या होगी तो उसको सियासी रंग इनवेरिएबली दिया जाएगा। फिर ये शक भी रहता है कि हुकूमत के जो मुखालिफ यूट्यूबर्स हैं शायद सिर्फ उन्हें ही निशाना ना बनाया जाए जो हुकूमत के प्रो यूट्यूबर्स हैं, कमा तो वो भी रहे हैं लेकिन उन पे शायद कोई सुनवाई ना हो। तो क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी या हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा हो सकता है इसमें भी? देखें जी, नॉर्मली तो यही होता है कि उसी तबका फ़िक्र के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है जहाँ से कोई तकलीफ़ पहुँचती है। यूट्यूबर्स भी आप देख लें कि ज़्यादातर वही हैं जो इन यूट्यूबर्स की बड़ी तादाद वो है जो PTI टिल्टेड यूट्यूबर हैं। ताहम ये सब लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, इनकी मेजॉरिटी पाकिस्तान से बाहर बैठ के काम कर रही है और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो बिलो दी जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो ऐसा मन घड़त किस्म का मटेरियल बेच रहे हैं जिसकी ना तो जर्नलिज्म में गुंजाइश है और ना हक़ाइक़ से ताल्लुक़ है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी शायद मीठी गोलियां खाने की आदत है और वो भी अपने मनपसंद यूट्यूबर्स का सच झूठ सब कुछ सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आपका ऑलराइट, फाइन, चलें जी। सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो जल्दी से अपने टैक्स गोशवारे जरा अपडेट करें। अच्छा, आपको पता है ना कि भारतीय टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान आ रहे हैं और इस बात की तस्दीक भारतीय मीडिया ने भी कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इफ्तिताही तकरीब और क्रिकेट कप्तानों के मीडिया सेशन के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आगाह भी कर दिया है और भारत की जानिब से अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजने और सियासत को खेल में लाने के अमल को दुनिया भर में अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। लेकिन भारतीय कप्तान का पाकिस्तान आना बहरहाल एक इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ऑब्वियसली हम कहेंगे, समझा जा रहा है। और रोहित शर्मा आएंगे जी। उन्होंने कुछ अरसे पहले पाकिस्तान से खेलने के बारे में क्या राय रखी थी ये भी आप सुन लीजिए, आएंगे तो सही। अब चलिए, दैट वाज अ सेफ आंसर। आप आएंगे Not just a safe answer, I guess that is और how हम it उन्हें is. बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में भारत अपने रवैये पर और गौर करेंगे और कप्तान को तो भेजेंगे ही, टीम को भी भेजेंगे। Why not? अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही ये जो मैच है वो तो आपको पता ही है कि 19 फरवरी को कराची में होगा और इफ्तिताही तकरीब और मीडिया सेशन के लिए 16 या 17 फरवरी की तारीख जो है वो तजवीज़ की गई है। ऑफ कोर्स वी विल कीप यू पोस्टेड। इनफैक्ट व्हाई नॉट, भट्टी साहब से बात उन्हीं से पूछ लेते हैं। अभी भट्टी साहब, ये सवाल भी आप ही ने किया था जिसका रोहित जवाब दे रहे थे। बताइएगा क्या डिटेल्स आई हैं इनके आने की? चंद घंटे का स्टे होगा, एक दिन रहेंगे, क्या अपडेट है? जी हाँ, हुमार अब्दुल्ला, बिल्कुल ये मैंने ही दुबई में सवाल पूछा था। और देखिए, इस तरह के एक दो सवाल इससे पहले मैंने विराट कोहली से भी मैनचेस्टर में पूछा। वो सब लोग पाकिस्तान आने के लिए बहुत कीन है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मेजबानी से एंजॉय करें, यहाँ के लोगों से मिले, पाकिस्तान को देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सियासी मामलात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमने ICC को एज पर प्रोटोकॉल, क्योंकि पाकिस्तान में 28 साल बाद ICC इवेंट हो रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से कहा है कि हम
16 या 17 को कराची में ये इवेंट करना चाहते हैं और उसमें दायरे 8 कप्तान फोटोशूट में भी हिस्सा लेंगे और फोटोशूट के लिए मज़ार कायद या मोहटा पैलेस ये 2 मुमकिन वेन्यू हैं जिन पर अभी तक गौर हो रहा है। और उसके बाद प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी कराची में है। फिर 19 को जो ओपनिंग मैच है वो दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हमने ना रोहित शर्मा का जिक्र किया है ना भारत का जिक्र किया, हमने 8 कप्तानों का जिक्र किया है। और जो भारतीय मीडिया अब क्लेम कर रहा है कि रोहित शर्मा दुबई से फ्लाई करेंगे, कराची आएंगे और चंद घंटे गुजारने के बाद फिर दोबारा दुबई चले जाएंगे। चले बर्फ पिघलेगी पाकिस्तान में अगर भारतीय कप्तान लैंड कर गया। आपको याद होगा कि 2023 में अक्टूबर में जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद प्राइवेट जेट पर फ्लाई करके गए थे तो इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको कवरेज दी थी। तो मेरे ख्याल में इसी तरह रोहित शर्मा जिस तरह भारतीय मीडिया कह रहा है कि अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजी है उसको पाकिस्तान भेजने के लिए, तो एक अच्छा इवेंट हो जाएगा। एटलीस्ट चले टोकन पार्टिसिपेशन है, लेकिन भारत के कप्तान का पाकिस्तान आना ये मेरे ख्याल में एक अच्छी और कुछ ये तो डेफिनेटली यस ऑफ कोर्स यू नो द होल टीम इज मोस्ट वेलकम, इवन द कैप्टन इज मोस्ट वेलकम। हम तो बड़े ही मेहमान नवाज हैं इसलिए ज़रूर आएँ। ये बताएं कि क्या आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, ऑब्वियसली टूर्नामेंट ही आईसीसी का है, तो क्या वो भी आएंगे साथ? देखें ओपनिंग सेरेमनी का तो कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन आईसीसी के जो इवेंट्स हैं हुमा वो उसमें भी ये प्रोटोकॉल है कि जो विनिंग ट्रॉफी है वो आईसीसी के जो सरबराह है वो ही देते हैं। अब देखना ये है कि अगर भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती और फाइनल लाहौर में होता है फिर तो डेफिनेटली उनको आना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी में भी जय शाह आ जाए। लेकिन अगर आपको याद हो 2022 में जब एशिया कप हुआ था और ओपनिंग सेरेमनी उसकी लाहौर में हुई थी तो रॉजर बिनी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो आए थे, राजेश शुक्ला आए थे, जय शाह उस वक्त सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो लाहौर नहीं आए थे। तो अब देखना है कि वो जो उनके अंदर जो एक बीजेपी का जो गम है या बीजेपी का जो एक वो भरी हुई है तो वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल अब इसे कतई नजर के वो भारत से उनका ताल्लुक है, वो आईसीसी के चेयरमैन है, मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान आना चाहिए और आना पड़ेगा। भट्टी साहब ये भारत से ताल्लुक तो इतना कोई मसला वैसे नहीं है, लेकिन चूंकि ये खुद काफी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, अमित शाह के ये बेटे हैं, तो आपको लगता है ये जरा फैक्टर ज्यादा प्ले करता है इनके साथ? और इससे पहले जो रहे हैं सारे बोर्ड चेयरमैन या मेंबर्स या जो भी रेलेवेंट लोग थे उनको वो इतने पॉलिटिकल नहीं थे जितने ये हैं। देखिए मेरे ख्याल में यही वजह है कि एक तो अमित शाह के बेटे हैं, फिर बीजेपी से उनका ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब वो समझे जाते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक तो उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया है माजी में, लेकिन इस इवेंट में जिसमें अब वो खुद चेयरमैन बन गए और बहुत सारे जो पिछले दिनों मीटिंग्स हुई हैं उसमें मोहसिन नकवी साहब भी कहते हैं कि उन्होंने काफी पॉजिटिव उसमें रोल प्ले किया। तो जिस तरह अब वो एक ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं कि जहां मेरे ख्याल में उनका गैर जानिबदार रहना ज्यादा बेहतर है, तो अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो एक अच्छा जेस्चर होगा। और अगेन हम कहेंगे कि वो आए, रोहित शर्मा आए या टीम आए, हमारे लिए तो सबके दरवाजे और दिल खुले हुए हैं। अब ये बताइएगा भट्टी साहब, हमारे स्टेडियम्स की तैयारी, हम ये रोज़ पूछेंगे हमारे स्टेडियम्स की तैयारी कहाँ तक पहुँची, क्योंकि अब 25 जनवरी में तो बहुत कम वक्त रह गया है। अच्छा नेशनल स्टेडियम का ज़रा बताएं, यहाँ कराची वाले का, क्योंकि हमने जब पिछले 1-2 दिनों में देखा कदाफी स्टेडियम के तो वो ट्रेंच बना दिया गया है, वो समझ आ गई बात, तो यहाँ नेशनल स्टेडियम में तो जंगले लग रहे हैं। अच्छा नेशनल स्टेडियम में एट द सेम टाइम बाहर से अभी रंग रोगन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि कल परसों में गुजरा था वही बोसीदा दीवारें थी बाहर से। तो देखिए अब्दुल्ला, काम तो अभी अच्छा खासा बाकी है और 19 फरवरी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन आप समझ लें कि 4-4.5 हफ्ते का टाइम रह गया। लेकिन पीसीबी कह रहा है कि हम जब ये मैच होगा ओपनिंग पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तो हर चीज मुकम्मल हो जाएगी। और इस ओपनिंग मैच से पहले जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होना है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड का, उसका फाइनल भी पीसीबी ने नेशनल स्टेडियम कराची में रखा है। तो नेशनल स्टेडियम में कुर्सियां वगैरह तो इंस्टॉल हो गई है, यहाँ भी 24 घंटे काम हो रहा है। लेकिन
भारतीय मीडिया जो पहले अपने मामलात में बहुत ज्यादा बिजी था, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा था भारतीय टीम की शिकस्त को, भारतीय टीम के प्लेयर्स को, अब वो टारगेट कर रहा है पाकिस्तान के इन ग्राउंड्स को। कल भी हमने देखा मोहम्मद कैफ, उनके जो एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज का एहसास है कि हर चीज वक्त पर मुकम्मल हो जाएगी, और पीसीबी मेरे ख्याल में काफी सीरियस है। मोहसिन नकवी साहब डेली बेसिस पर अपडेट ले रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि एज पर शेड्यूल सारा काम मुकम्मल होगा और सारे तीनों ग्राउंड जो हैं कराची, लाहौर, पिंडी, ये वक्त पर रेडी हो जाएंगे। और मौसम भी साथ दे रहा है, आपको पता है लाहौर का उस तरह से ककड़ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली ऑल आइज आर ऑन दिस टूर्नामेंट और क्या तैयारियां हैं, तो दिल मेक श्योर कि पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। भट्टी साहब थैंक यू। अच्छा, अगर थैंक यू अगर नहीं हुआ है आपकी तरफ से भट्टी साहब, तो मुल्तान में आपको पता है हमारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट भी शुरू हो रहा है, सो उसकी कोई एक ब्रीफ अपडेट दे दें। कल शुरू हो रहा है बाय द वे फॉर एवरीबॉडी वाचिंग। जी देखिए, जो ब्रीफ अपडेट यही है अब्दुल्ला के पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग के लिए सर्द मौसम में पिच तैयार करने की कोशिश की है, और जो इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान 3 स्पिनर्स अबरार अहमद, नोमान अली और साजिद खान के साथ जाएगा, और मुमकिन तौर पर एक फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद खेलेंगे, जबकि हुरैरा जिन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी थी, तो यंगस्टर्स का अभी खेलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि साइम अयूब की जगह जो ओपनिंग स्लॉट है वो इमामुल हक को मिलने का चांस है। ये फौरी तौर पर अपडेट है। और वेस्ट इंडीज की टीम भी मुल्तान में है, वो भी प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन अगर वो फुटेज आप चला सके जिस तरह वो हम देखते ना सर्द मौसम में क्यारियों को कवर करके वहां पर पौधे लगाए जाते हैं, तो इसी तरह मुल्तान की पिच को तैयार किया गया। अब देखना है कि पिच कैसा बिहेव करती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्लान किया वो तो यही किया है कि स्पिन बॉलिंग से अटैक करेंगे वेस्ट इंडीज की टीम पर। शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, वो जो इसमें कितना कुछ हो रहा है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट है, और फिर वो ट्रायंगुलर सीरीज का भी जिक्र हो गया बीच में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर पीएसएल है। Are boys going to get any rest? Or is it even required? मतलब obviously इतना बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी है, तो उससे पहले रेस्ट तो होना ही चाहिए। बीच में जितने दिन आते हैं मेरा ख्याल है शायद प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं काफ़ी होना चाहिए। जी, तो बहुत बीमार हो रहे हैं लोग, मतलब हर तीसरा बंदा, बच्चे, नज़ला, जुकाम, खांसी, जिस्म में दर्द, फ्लू, बुखार, पेट खराब, मतलब ये भी बहुत कुछ हो रहा है। पेट के मसाइल भी चल रहे हैं, और अब ये मौसम की तब्दीली या खुश्क सर्दी की वजह से है या मामला कुछ और है, लेकिन शहर में कई बीमारियां जो हैं वो डेफिनेटली वायरल हुई हैं। हम गुजरे हैं इन चीज़ों से, अभी रिकवर हो रहे हैं इन द प्रोसेस। इन्फ्लुएंजा के केसेस में बहुत इजाफा हो रहा है, बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। फिर बाज़ लोग कह रहे हैं हमें टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा, सो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें टेस्ट और स्मेल नहीं है, तो टेस्ट और स्मेल तो सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं होता, और वो उनके मुताबिक कोविड होता है, तो वो कह रहे हैं हमें कोविड हो गया है। तो क्या कोविड भी तेज़ी से फैल रहा है दोबारा? आजकल एक और अंसर भी होता है कि जहाँ मौसम का असर है वहीं गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कांग्रेगेशंस, शादियां, दावतें, तो इज्तिमा, इसी तरह ही चीजें वायरल होती हैं ना, आपको पता है बहुत ज़्यादा फिर फैल जाता है। अच्छा, जिन्ना अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में बड़ी तादाद में मुतासरा बच्चे जो हैं वो लाए जा रहे हैं, बच्चे खास तौर पे, और डॉक्टरों के मुताबिक आम दिनों में वायरल इन्फेक्शन के 20 से 30 मरीज ही आते हैं, लेकिन आजकल उनकी तादाद जो है वो 100 के करीब चली गई है। सो दैट्स लाइक मैसिव इंक्रीज, और डॉक्टर्स ने वालिदैन को एहतियाती तदाबीर जो हैं वो करने और बच्चों को ज़रूरी वैक्सीन लगवाने की तजावीज़ भी दी हैं, जो कि एक्चुअली हम पहले भी ये कहते रहे हैं कि वो मौसम जब चेंज हो रहा होता है ना, वो शुरू में ही लगवा लेनी चाहिए ताकि आपका वो अच्छा गुजर जाए। आई डिडंट डू दैट माई सेल्फ, और लिटरली 3 हफ्ते में बीमार रही हूँ, अभी भी गला जो है वो। अच्छा, ये जो बीमारी आपको लाहक हो रही है ना, यूजुअली इट टेक्स लाइक 5 to 7 days, लेकिन इसमें 5 to 7 days से ज़्यादा चल रहा है मामला, मतलब अच्छा, and then I have also heard कि वो ठीक होते हैं लोग, फिर बीमार होते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर बीमार होते हैं, तो वो इस तरह भी ऑन ऑफ चल रहा है। फिर दिन के टाइम आपको लगेगा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, जैसे ही शाम ढलेगी, रात होगी, दोबारा बुखार चढ़ जाएगा। बहुत सी चीज़ें अजीबोगरीब हो रही हैं, और केसेस चल रहे हैं। फिर बच्चे इतने ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं कि कुछ का पर्सनली आई नो जिनको कुछ देर के लिए अस्पताल दाखिल रहना पड़ा। इसी पे बात करेंगे। आखंसी अस्पताल के शोबा मुतअद्दिद अमराज के सरबराह डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कराची में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, पेट के मसाइल, बहुत सी बीमारियाँ, एकदम ऐसा लग रहा है हर शख्स बीमार है। ये मौसम की वजह से है या फिर हस्बे मामूल है, क्या है सूरत हाल?
जी बिल्कुल, तो एक्चुअली सवाल बहुत अच्छा है बिकॉज़ आजकल बहुत सारे ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम फैल रहा है। अलबत्ता ये जो है ये बिल्कुल ही मौसम के एतबार से है। सर्दियों में इस तरह के वायरसेस काफ़ी फैलते हैं एंड इस साल भी हम वही देख रहे हैं एंड जो नॉर्मल जो हमारा जितना हम देखते हैं सर्दियों में तकरीबन इतना ही फैल रहा है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट भी चले जाना, तो एक तासुर ये भी है कि कराची में आजकल कोरोना वायरस जो है वो भी फैल रहा है। तो अगर ऐसा है, पहले तो ये बताते हैं कि ऐसा है, तो अगर है तो क्या ये बड़ी खतरनाक बात नहीं है कि कोरोना को भी या फिर अब रूटीन है कोरोना? हाँ, मतलब या फिर कोरोना भी अब आप रूटीन में ले, इट्स नॉट सच अ बिग डील एनीमोर। तो कोरोना के केसेस हमारे पास आ रहे हैं इक्का दुक्का, कभी ज़्यादा कभी कम, एंड इसको एक्चुअली अब रूटीन में ही माना जाना चाहिए क्योंकि बाकी जो वायरसेस हैं जो कि शदीद बीमारी भी कर सकते हैं और हल्की फुल्की बीमारी कर सकते हैं, कोरोना भी उसी में शामिल है। बल्कि आजकल जो हम ज़्यादा देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस ज़्यादा देख रहे हैं और वो काफ़ी शदीद इन्फेक्शन कर सकते हैं। अब इन हालात में डॉक्टर साहब क्या मशवरा है कि किस तरह की एहतियात की ज़रूरत है, किस तरह से लोग अपने आप को बचाएँ और किस तरह रिकवर करें अपने आप को? सो इन हालात में बीमारी से बचने के लिए 3-4 चीज़ें जो आप कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर आपकी ऑलरेडी आपको कोई मेडिकल मसले हैं, शुगर हो गई, डायबिटीज़, इस तरह की चीज़ें हैं, तो अपने उन बीमारियों को अच्छी कंट्रोल में रखें, उससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि अब टाइम थोड़ा गुजर गया है, मगर हर साल अक्टूबर में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, तो आप वैक्सीन अपनी करा लें। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो फिर मास्क पहन लें ताकि दूसरे लोग इससे बचे रहें। मास्क बहुत ज़रूरी है। आई एम ग्लैड डॉक्टर साहब कि आपने दोबारा से इसको रीट्रेट किया। डॉक्टर फैसल महमूद हमसे बात कर रहे थे। बेसिकली अपने आप को बचाएं, क्योंकि जब हो जाता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द ड्रिल ऑफ इट, लेकिन प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है जिसमें मास्क एक अव्वल नंबर की चीज़ है। बिकॉज आप जितनी आप कह रहे हैं ना, शादियाँ हो रही हैं, वो कॉन्ग्रीगेशन सारे एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो दैट इज़ हाउ, ये इसीलिए तो वायरल है चीज़, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लग रही है। So that's one thing you can do. अभी आगे बढ़ेंगे। मुल्क में ज़्यादती के वाक़यात कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। अदालतें बार बार उसकी निशानदही कर रही हैं। एंटी रेप एक्ट पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन इस मामले में हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त भी नहीं हो रही है। एक निजी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 बरसों में पाकिस्तान में सिर्फ बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 5358 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट इज़ एम्फसाइज्ड है, बाकी तो अच्छा ये बच्चों वाली बात हो रही थी। अब खवातीन से ज़्यादती के वाक़यात जो हैं वो अलग हैं, उसके अलग फिगर से। अफसोसनाक बात ये है कि ऐसे घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई ठोस प्लान जो है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन नथिंग कॉन्क्रीट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में ज़्यादती के मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कत्ल से ज़्यादा ज़्यादती के मुकदमात जो हैं वो अदालतों में आ रहे हैं और मुलजिमान बरी हो रहे हैं। यस, ये भी बड़ी बात। इसकी बड़ी वजह एंटी रेप एक्ट पर अमल ना होना, और इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने भी बच्चों से ज़्यादती के केस में यही कहा था कि एंटी रेप एक्ट पर अमल नहीं हो रहा। एंटी रेप एक्ट पर अमल ना होने से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को भी आइंदा समाअत पर तलब किया गया है, क्योंकि मुलजमान के बरी होने की बड़ी वजह दुरुस्त तौर पर प्रोसिक्यूशन का ना होना भी है। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। दुआ, अदालत के सामने क्या केस आया और क्या वजूहात हैं जिनके बिना पर यह समझा जा रहा है कि एंटी रेप एक्ट पर अमल हो ही नहीं रहा? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में फुल बेंच ने इस केस पर समाअत की थी, जिस पर रेप के मुलजिम वाजिद अली की एक्चुअली ये जमानत का केस था। और केस का बैकग्राउंड ये है कि वाजिद अली पर रेप का इल्जाम था और मुद्दइया का जो मेडिकल था वो 2 फिंगर टेस्ट के तहत हुआ था। तो मुलजिम के वकील ने ये प्ली दायर की थी कि चूंकि माजी में लाहौर हाई कोर्ट ही ये फैसला जारी कर चुका है कि 2 फिंगर टेस्ट से जो मेडिकल होगा उसको नहीं माना जाएगा और लेटेस्ट जो जितने भी नए तरीके हैं उससे किया जाए मेडिकल, इसलिए मुलजिम के वकील ने कहा था कि इनको जमानत दी जाए। तो उसकी हेयरिंग हुई थी, जिस पर आइंदा समाअत पर अदालत ने एक्चुअली सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को भी तलब कर लिया है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि चूंकि जब कंपैरिजन करें तो कत्ल के केसेस से ज्यादा रेप के केसेस हैं, और इसकी उन्होंने वजह ये बताई है कि चूंकि एंटी रेप एक्ट के तहत जितने भी कार्रवाइयां हैं वो नहीं हो रही या एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अदालत से मुलजिमान बरी हो जाते हैं।
आई कैन नॉट बिलीव कि इस किस्म के टेस्ट अभी भी हो रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल करार हो चुका है कि अनलॉफुल है और ये माने भी नहीं जाएंगे। तो कौन कर रहा है? मतलब आई एम सॉरी, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो उस तरफ भी गई ना, लैक ऑफ नॉलेज के कर क्यों रहे हैं इस किस्म के टेस्ट? अच्छा एनीवे, तो आप ये बताएं कि अब अदालत ने किस किस से जवाब मांगा है और क्या वफाक से ही पूछा जा रहा है या सूबाई हुकाम को भी जवाबदेह किया गया है? जी, अदालत ने आइंदा समात पर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसके अलावा तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स मांगी गई हैं और उनको आखिरी मौका दिया गया है कि तमाम रिपोर्ट्स आ जाएं। जितने भी इजलास हुए हैं एडवोकेट जनरल पंजाब ने किए हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल ने किए हैं, उसकी भी तफसीलात अदालत ने आइंदा हियरिंग में मांगी है ताकि इसका कोई फैसला किया जा सके। इसके अलावा ज्यादती के मुकदमात में मुलव्विस नाबालिग बच्चों के ट्रायल की जो समात है उस पर भी पूरी रिपोर्ट मांगी है। इस हियरिंग के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने एक्चुअली ये बताया कि वो इस पर एंटी रेप एक्ट पर पूरा एक उन्होंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है और उस पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि सेक्शन 7 के तहत प्रोसिक्यूटर भी नामजद किए गए हैं और उसके लिए अलहदा एक सेल बनाया गया है, इस पर मॉनिटरिंग भी जारी है। लेकिन अदालत ने यही रिमार्क्स दिए कि एंटी रेप एक्ट पर अगर तो अमल दरामद हो रहा होता डेफिनेटली तो इतने ज्यादती के मुकदमात ना होते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की मुआवनत के लिए भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं और दिस इज ऑल फ्रॉम दिस। लेकिन इस पर तमाम लोगों को ये कहा गया है कि सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट हियरिंग में पेश की जाए। तो मिर्जा बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। बहुत से लॉज बनते हैं, बहुत से इंडेवर्स होते हैं जिनको हम बड़ा सराहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये होना चाहिए, लेकिन हमें उस वक्त भी ये समझ आ जाता है और ये कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको किस तरह ये नॉलेज जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह दी जाए लोगों को। जो विक्टिम्स होते हैं उनके पास भी ये नॉलेज नहीं होती कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, व्हाट वी कैन डू, और अपना ही केस किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है फिर। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अभी जो हम कि आपको होना चाहिए। बताएंगे कि लंदन में आपको पता है हमारे यंग स्टार साइमा अयूब मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं मालूम वो कब तक मुकम्मल फिट हो जाएंगे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साइम ने कौम से अपील की है कि उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें। तो अल्लाह भी आपको जल्द सेहतियाब करे। बहुत दुआ कर रहे हैं आपके लिए, बहुत दुआएं हैं आपके लिए। यू आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एंड नॉट, हमें यकीन भी है कि इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। यू आर अ यंग मैन, मतलब आपकी हीलिंग जो है वो जल्दी होनी भी चाहिए एंड यू आर विलिंग इट टू हैपन। सो इंशाल्लाह ज़्यादा ना सोचें इस बारे में, मेरा ख्याल है। हाँ, रिलैक्स करें, रिलैक्स रहें, क्योंकि आपको एंड वेदर यू कैन मेक इट टू द टूर्नामेंट, यू कैन नॉट मेक इट टू द टूर्नामेंट, वो सारी बात की बातें, ऑल कंसंट्रेशन शुड बी ऑन योर हीलिंग भी मुतासर होती है अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसलिए ना स्ट्रेस लें ज़्यादा, चिल करें। चिल तो कर ही रहे होंगे, इतनी ठंडी जगह पे हैं और चिली वेदर भी। That is it. We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.